अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम शहज़ाद और हस्बे मामूल आज फिर आपके लिए कुछ दिलचस्प खबरें लेके आया हूं। सबसे पहले तो जो गुज़श्ता चंद हफ्तों से एक चीज़ चल रही है कि चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन के बारे में, उसमें बात करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक खबर अचानक से आई कि नोटिफिकेशन जारी हो गया है और उसके बाद फिर हमें पता चला कि नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ और इस सिलसिले में सोशल मीडिया पर एक जाली नोटिफिकेशन चल रहा है और अभी तक तैनाती का जो हतमी नोटिफिकेशन है वो इशू नहीं किया गया। तो इस सिलसिले में हमारे दोस्त हैं सीनियर सहाफ़ी एजाज़ सैयद साहब, उन्होंने खबर ब्रेक की थी और उसके बाद फिर एक अब सोशल मीडिया पे ये भी हो रहा है जी कि गलत खबर आ गई। तो मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि सहाफ़ी के लिए खबर सही होना सबसे ज़्यादा क्यों ज़रूरी होता है और वो कितना अटैच होता है अपनी खबर से और वो किस तरह इस्तेमाल होता है। कोई भी सहाफ़ी जो होता है वो उसकी ख्वाहिश होती है कि वो सबसे पहले मुस्तनद ख़बर दे और एजाज़ सैयद जो हैं इस वक्त पाकिस्तान के चंद इंतहाई अच्छे सहाफ़ियों में से हैं, जो कि जिनके बहुत अच्छे सोर्सेज़ हैं, बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं और उनकी ख़बरें जो हैं वो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक होती हैं। लेकिन अक्सर ये होता है कि जो सहाफ़ी होता है उसके जो सोर्सेज़ होते हैं वो सहाफ़ी अपने सोर्सेज़ पर एतमाद कर रहा होता है, लेकिन सोर्सेज़ जो होते हैं वो कुछ और ही खेल बाज़ औक़ात खेल जाते हैं और वो सहाफ़ी को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर जाते हैं और उसको ख़बर बाज़ औक़ात गलत ख़बर देकर उसकी क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी तरह ग़ालिबन आज भी हुआ जब एजाज़ सैयद ने जियो पर ख़बर ब्रेक की कि नोटिफिकेशन जारी हो गया है और उसके कुछ ही देर बाद फिर जियो ने ख़बर वापस ली कि अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ और जिस नोटिफिकेशन की बात हो रही है ये जाली है। तो इसमें यकीनन एक मरतबा फिर एजाज़ सैयद को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है और उनके किसी मुस्तनद ज़रिए ने ही ये कोशिश की होगी, क्योंकि ज़राए कौन होते हैं? ज़राए सहाफ़ियों के वो होते हैं जो सरकारी इदारों में जो काम करने वाले लोग होते हैं, चाहे वो निचले लेवल पे हों, चाहे वो ऊपर के लेवल के हों, या फिर सियासतदान होते हैं, फ़ौज के लोग होते हैं, एजेंसीज़ के लोग होते हैं, जिनके साथ करीबी राब्ता रहता है सहाफ़ियों का। ज़ाहिर है उनको भी सहाफ़ियों की ज़रूरत होती है, सहाफ़ियों को उनकी ज़रूरत होती है, तो ये इंटरचेंज वगैरह चलता रहता है, एक्सचेंज चलता रहता है। तो बहुत औक़ात जो है वो अक्सर ख़बरें ठीक होती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ख़बरें गलत भी हो जाती हैं। तो आज एजाज़ सैयद साहब एक मरतबा फिर ऐसी ही किसी हरकत का शिकार हुए हैं। एजाज़ सैयद मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा कि बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, इस वक्त पाकिस्तान के जो बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स हैं उनमें से शायद उनका नाम ऊपर ही कहीं आता है और उनकी नीयत पर कभी शक नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपनी तरफ से इस खबर की तस्दीक करने की कोशिश की होगी और उन्हें यकीनी तौर पर ये यकीनदानी करवाई होगी कि खबर ठीक है, तभी उन्होंने दी होगी। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमें भी, मुझे और मेरे कुछ दोस्तों को भी, कि कुछ ज़राए से ये खबरें उसी वक्त आना शुरू हुई थी जब एजाज़ सैयद साहब ने ब्रेक की उसके कुछ देर बाद। तो लेकिन फिर उस वक्त तक हकीकत पता चल गई थी कि ये खबरें जो हैं वो ठीक नहीं हैं। तो अभी तक जो है वज़ीर-ए-आज़म हाउस से या सदर ममलकत के दफ्तर की जानिब से या ISPR की जानिब से ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ और अभी तक इस नोटिफिकेशन का इंतज़ार है। ये नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं हो रहा है? इस सिलसिले में पहले भी बात हो चुकी है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं, जिनमें ये है कि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जो सिविलियन हुकूमत है वो अपना आप दिखा रही है आर्मी को और वो अपनी बातें मनवा रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये बातें भी चल रही हैं कि जो आर्मी है वो उसके अंदर जो रीशफल होना है, जो तैनातियाँ होनी है, उस पर बात हो रही है। एक बात ये भी चल रही है कि नवाज़ शरीफ साहब चाह रहे हैं कि गारंटी होनी चाहिए कि जो सैयद आसिम मुनीर साहब के बाद जो चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनेंगे उनकी गारंटी होनी चाहिए कि वो ऐसी शख्सियत होंगी जो नून लीग को साथ लेकर चले और उनके साथ उनकी वर्किंग रिलेशनशिप चलती रहे। बहरहाल मुख्तलिफ बातें चल रही हैं और इन सब का एक ही नतीजा है कि अभी तक जो है वो नोटिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन नहीं होगा। नोटिफिकेशन किसी भी वक्त हो सकता है अभी थोड़ी देर बाद हो जाए, रात में हो जाए, कल हो जाए, 2 दिन बाद हो जाए, लेकिन ये बात तय है कि सैयद आसिम मुनीर ही पाकिस्तान के पहले चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। ये बात इस बात का फ़ैसला हो चुका है, सब कुछ डिसाइडेड है। कुछ जो उसके इस फैसले से अटैच चीज़ें हैं, जिस तरह के आर्मी में जो प्रमोशंस होंगी, जो आसिम मुनीर साहब के बाद जो लोग आने वाले हैं उनके
बारे में बात हो रही है और कुछ और मामला जो हैं वो उन पे अभी गुफ्तगू शनीद हो रही है किसी लेवल पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस नोटिफिकेशन में कोई मसला है। ये जारी आज कल होना ही है और इसमें कोई इबहम मौजूद नहीं है। तो ये तो होगी नोटिफिकेशन के बाद। उसके बाद एक और बात जो चल रही है वो है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में जो एक पीटीआई के कुछ लोग जो एक नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप होती है उसमें उन्होंने शिरकत की और उसमें उन्होंने जो है वो उस पर बहुत एतराज़ आया पीटीआई की तरफ से और बिलखुसूस इमरान खान साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने एतराज़ किया पीटीआई के उन लोगों पर जिन्होंने इस वर्कशॉप में शिरकत की। तो हम ये यहाँ पे बताना चाहेंगे कि इस वर्कशॉप में सिलेक्शन कैसे होती है, क्या कोई खुद जाके दरख्वास्त देता है और उसके होता है या फिर उसको इदारों की जानिब से कहा जाता है। इसमें होता ये है कि ओपन भी होती है, इसके लिए दरख्वास्तें भी मांगी जाती हैं और इसके के लिए नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी खुद भी सिलेक्शन करती है कुछ पाकिस्तान के कौमी इदारों की रिकमेंडेशन पे। जिस तरह पाकिस्तान आर्मी ने कुछ लोगों को रिकमेंड कर दिया, इसी तरह किसी और इदारे ने रिकमेंड कर दिया, तो वो भी उनकी रिकमेंडेशन पे भी सिलेक्शन होती है। और ये एक आम मामूल है कि जो सोसाइटी के जो ऐसे लोग होते हैं जो पॉलिसी मेकिंग में अपना किरदार अदा करते हैं, जिनको राय साज आप कह सकते हैं, उनके को शामिल किया जाता है इस वर्कशॉप में और हर साल उसमें मुख्तलिफ लोग शामिल होते हैं और एक बड़ी अच्छी वर्कशॉप होती है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में हर जो है सोसाइटी के जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उसमें हर किसी को कोशिश करनी चाहिए ये वर्कशॉप अटेंड करने की, क्योंकि बहुत मालूमाती होती है। इसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों में मुख्तलिफ जगहों पे उस वर्कशॉप की शुरा को ले जाया जाता है, उनको ब्रीफिंग्स दी जाती हैं, ऐसे ऐसे मकामात पे ले जाया जाता है जो आम आदमी की एक्सेस में नहीं होती, कि रसाई में नहीं होती, और वो वहाँ जाकर पाकिस्तान के मारूजी हालात के बारे में आगाही हासिल करता है। तो ये जिसको भी मौका मिले उसको ये वर्कशॉप ज़रूर अटेंड करनी चाहिए। और इस पर मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि PTI और इमरान खान का जो एतराज़ है वो सरासर बिलाजवाज़ है। वो अपना सिर्फ उन लोगों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं जिन्होंने ये वर्कशॉप अटेंड की, बल्कि वो अपनी पार्टी और अपने साथ भी ज्यादती कर रहे हैं और ओवरऑल इस मुल्क के साथ ज्यादती कर रहे हैं। क्योंकि इसमें ठीक है, अगर आर्मी ने उनको सेलेक्ट किया या वो खुद उनकी किसी और वजह से सिलेक्शन होगी तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। वो इस मुल्क के बाशिंदे हैं। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस मुल्क की एक मायानाज यूनिवर्सिटी है। पाकिस्तान आर्मी है और अगर उनकी पार्टी के कुछ लोग जो हैं वो उसमें उनका एक राब्ता बन गया है तो इसमें उन्हें परेशान होने के बजाय उनको इत्मीनान का इज़हार करना चाहिए और खुश होना चाहिए और जो है वो उनको इसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो कोई मुतहारिब को होते हैं। अगर वो इस तरह की बातें जारी रखेंगे तो फिर जो उनके मुखालफिन प्रोपेगेंडा करते हैं कि जो इमरान खान बिल्कुल एक मुल्क दुश्मन शख्सियत के में ढल चुके हैं और वो उनका एजेंडा जो है पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ है, तो फिर उनकी बातों को सदाकत मिलती है। हालांकि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इमरान खान के पाए का एक कौमी लीडर जो है इस हद तक जा सकता है कि वो अपने पार्टी को फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़ा करे, मुल्क के ख़िलाफ़ खड़ा करे। तो इसलिए इमरान खान को इस तरह का रद्द-ए-अमल देने में थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है। और मैं तो बल्कि उन्हें मशवरा दूंगा कि उनको मज़ीद लोगों को ऐसी वर्कशॉप में भेजना चाहिए और मज़ीद लोगों को आर्मी से इंटरेक्ट करने की तरगीब देनी चाहिए। तो ये मेरा ख्याल है उन्हें थोड़ा सा वो इसको मिसरीड कर रहे हैं या गलत अंदाज में पेश कर रहे हैं। अब तीसरी खबर भी PTI से रिलेटेड है और इसमें हम बात करेंगे उस शख्सियत पे जो इस वक्त PTI को पिछले 1-2 दिनों में बहुत ज़्यादा निशाना बना रही है और बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ के बोल रही है। ये शख्सियत है जनाब फैसल वावड़ा साहब की। फैसल वावड़ा साहब किसी ज़माने में इमरान खान के साथ होते थे, उनके राइट लेफ्ट होते थे और उनका एक बड़ा ही करीबी ताल्लुक़ था इमरान खान से। PTI के सुरखेल होते थे। लेकिन फिर जब ये 2022 में तहरीक-ए-एतमाद के मामला शुरू हुए, उससे पहले आर्मी के साथ ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हुए तो इमरान खान के, तो उस वक्त फैसल वावड़ा ने पार्टी बदल ली। वो पार्टी बदल कर कहीं और चले गए और इस वक्त वो पाकिस्तान के पार्लियामेंट में, सेनेट में उन 3-4 लोगों में से एक हैं जिनको हर पार्टी ने वोट दिया है। और पाकिस्तान में हर पॉलिटिकल पार्टी उसी शख्सियत को वोट देती है जिनके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट की छतरी होती है। फैसल वावड़ा अपने आप को ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट का माउथ पीस हैं, लेकिन उसमें वो अक्सर बहुत आगे निकल जाते हैं, बहुत बदतमीज़ी करते हैं और बहुत बढ़ चढ़ कर बोलते हैं। तो ये तो कन्फर्म है, तस्दीक शुदा है कि वो वाकई एस्टेब्लिशमेंट का
एक टूल हैं और वो उसमें एस्टेब्लिशमेंट की ही बात को आगे पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट से की लाइन लेते हैं। इसमें अगेन मैं कहूँगा कि एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते रखने में, राब्ते करने में या उनके राब्तों में होने में कोई बुराई नहीं है। वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की मुक़्तदर है, पाकिस्तान की फ़ौज है, और अगर किसी का भी उससे राब्ता हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जिस तरह दीगर इदारों से, जिस तरह पार्लियामेंट में लोगों के राब्ते होते हैं, जिस तरह वजारत कानून में राब्ते होते हैं, जिस तरह वजारत खारजा में राब्ते होते हैं, या वाटर एंड पावर की वजारत में राब्ते होते हैं, इसी तरह अगर फ़ौज के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी का राब्ता है, अदलिया के साथ किसी राब्ता है तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। ये सारे पाकिस्तान के इदारे हैं, हम लोग सब पाकिस्तानी हैं और राब्ते रखने में कोई इसमें बुराई नहीं है। लेकिन जब आपके साथ किसी के साथ राब्ते होते हैं और आपको किसी की कोई एक लाइन दी जाती है और उस लाइन पे फिर आप बोलते हैं और आप अपने आप को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं और ऐसे खुलकर बोलते हैं और ऐसी वो बातें करते हैं कि हम फुट काट देंगे या हम ये कर देंगे और वो कर देंगे और इस तरह की वो करते हैं, तो वो एक गैर तहजीब याफ्ता बात है। अगरचे फैसल वाडा अकेले नहीं है पाकिस्तान में जो गैर तहजीब याफ्ता बातें करते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को मुखातिब करते हैं। पीटीआई भरी पड़ी है ऐसे लोगों से, और पीटीआई को इस नैज तक पहुंचाने वाले वही लोग हैं जो फैसल वाडा की ज़बान में बात करते हैं। तो ये बातें नहीं करनी चाहिए। फैसल वाडा एक सेनेटर हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट के करीबी सेनेटर हैं, उनको एक वो ख़ास तरीके से मुंतखब होकर आए हैं। ये बातें सारी ठीक है, वो समझते हैं एस्टेब्लिशमेंट जो कर रही है वो ठीक कर रही है और उनकी बातों से मुतफिक हैं। उनकी लाइन लेके टीवी पर आके बात करना चाहते हैं तो वो ज़रूर करें, लेकिन वो इस तरह तहजीबी के लहजे में मेरे ख्याल में उनको इज्तनाब करना चाहिए। और इससे जो नफ़रतें हैं वो बढ़ती हैं, और वो कोई इस तरह ना एस्टेब्लिशमेंट की खिदमत कर रहे हैं, ना पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, ना ही कोई पीटीआई को और कोई बहुत बड़ा नुकसान उनकी इस बातों से पहुंचेगा। इससे सिर्फ माहौल ख़राब होता है। तो जहाँ एक तरफ पीटीआई के बाहर बैठे यूट्यूबर जो गलत गलत बातें करके माहौल ख़राब कर रहे हैं, और पीटीआई के अंदरूनी मुल्क जो लोग हैं जो खुदा न खासा फ़ौज को बुरा भला कहते हैं और गालियाँ देते हैं, वो माहौल ख़राब करते हैं। दूसरी तरफ फैसल वाडा जैसे लोग भी माहौल ख़राब करते हैं। तो दोनों अतराफ़ को चाहिए कि तहज़ीब के दायरे में रहते हुए एक अच्छे तरीके से अगर आपने कोई बात करनी है तो वो भी करें। तो और दूसरा ये कि फैसल वाडा का जो माजी है वो भी सबको पता है कि वो कितने पॉपुलर हैं या कितने लोग उनको वोट देते हैं, या अगर आज उनके ऊपर से छतरी या साया हट जाए तो वो कितने लोग उनको सपोर्ट करेंगे। तो वो इसी चीज़ को बचाने के लिए गालिबन इस हद तक जाते हैं, लेकिन उनको नहीं जाना चाहिए। तो ये तो उनकी बात होगी। फिर एक और आज अहम डेवलपमेंट हुई है, और वो डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान के जो वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने ब्रिटिश हाई कमिश्नर से जैन मैरियट से मुलाकात की है और उन्होंने बाज़ाब्ता उनको दरख्वास्त दी है जो यूट्यूबर लंदन में बैठे हुए हैं, जिनमें आदिल राजा हैं और पीटीआई के साबिक एक वज़ीर हैं शहजाद अकबर, उनको वापस लाने के लिए। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। और माजी में एक्चुअली पाकिस्तान का और बरतानिया का कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है जिसके तहत वो एक दूसरे को इस तरह के लोग उनको वापस भिजवाएं, या जो एक मुल्क में मुलजिम है या मुजरिम है उसको वापस भेजें, या दूसरे मुल्क में मुलजिम है या मुजरिम है वापस भेजें। लेकिन दोनों हुकूमतें कोशिश करती रहती हैं। अभी भी ये मुआहिदा मौजूद नहीं है, और इससे पहले जब शहजाद अकबर बजाते खुद वज़ीर थे, वो उस वक्त नवाज शरीफ को वापस लाने की कोशिशें करते रहे हैं जो नाकाम रही थी। तो अभी भी ये एक कोशिश हुई है। ये अगरचे फौरी तौर पे तो इस पे शायद कोई नतीजा ना निकले, लेकिन ये इस लिए एक अहम स्टेप है कि आगे चल के हो सकता है दोनों ममालिक आपस में कोई इस तरह का मुआहिदा कर लें जिसके बाद ये जो है कैदियों का तबादला या जो है जो मुलजिम हैं या मुजरिम हैं उनका तबादला शुरू हो जाए। तो ये उस तरफ एक अहम पेशरफ्त हो सकती है। तो एक और ख़बर जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि आज सुहेल आफरीदी साहब एनएफसी नेशनल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड जो है उसमें गए थे, और एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। उनको इस तरह की जो कौमी मामलात हैं उनमें शिरकत करनी चाहिए। वहाँ पे उन्होंने अपने सूबे को मिलने वाले पैसों पर भी बात की, जो बकाया जाता है उन पर भी बात की, और उन्होंने इंगेज किया हुकूमत से और दूसरे स्टेक होल्डर से, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद वो अडयाला जेल गए और इमरान खान से मिलने की कोशिश करने के लिए, एक मरतबा फिर उनको मुलाकात नहीं करने दी गई, और ये अच्छी बात नहीं है, ये बुरी बात है। हुकूमत को ऐसा नहीं करना चाहिए। हुकूमत को इमरान खान से मुलाकातें करवानी चाहिए। इमरान खान भी दूसरे कैदियों की तरह एक कैदी हैं और उनको कैदी के तमाम हुकूक दिए जाने चाहिए। जो भी उनसे मिलने के लिए आता है उसकी मुलाकात करवानी चाहिए, और मुलाकातें न करवा के हुकूमत जो है ये है मुखालफत की फ़िज़ा को परवान चढ़ा रही है और मुल्क के हालात ख़राब कर रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मुलाकातों की इजाज़त देनी चाहिए। बहरहाल
कल सुहेल अफरीदी मुलाकात न होने के बाद वापस लौट गए और उन्होंने ऐलान किया कि 7 दिसंबर को वो पेशावर में एक जलसे में एक अपने लाहे अमल का ऐलान करेंगे। अब वो 7 दिसंबर को क्या ऐलान करते हैं उस वक्त तक के लिए हमें इंतज़ार करना होगा। लेकिन इसमें जो अच्छी बात यह है, अब ज़ाहिर 7 दिसंबर आएगी तो पता चलेगा कि उनका अगला लाहे अमल क्या है। लेकिन अभी तक सुहेल अफरीदी जो है उन्होंने बड़े अच्छे रवैये का मुजाहरा किए। शुरू में ओहदा संभालने के बाद उन्होंने काफ़ी सख्त बयानबाजी की थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने इदारों के साथ इंगेज किया, उन्होंने फ़ौज के साथ इंगेज किया। FC में जो हमला हुआ था FC हेडक्वार्टर पर, उनके उसके शोधा के जनाजे में गए। उन्होंने ये कहा कि जो फ़ौज ऑपरेशन करेगी दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हम उसमें फ़ौज का साथ देंगे। और फिर उन्होंने हुकूमत के साथ इंगेज किया। उन्होंने एक और बड़ी अहम बात की कि वो एहतजाज तो करना चाहते हैं, लेकिन वो 9 मई और 26 नवंबर जैसे वाक़यात की तरफ वापस नहीं लौटना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव डेवलपमेंट है और उनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। इसको इदारों को और वफाकी हुकूमत को इसको इस्तेमाल करना चाहिए और इस पर मौके को गनीमत जानते हुए मामलात को सुधारने के लिए उनकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए और ये मुलाकातें और जो दूसरे मसाइल हैं उनको ख़त्म करना चाहिए। तो अब देखते हैं 7 दिसंबर को वो क्या ऐलान करते हैं सुहेल अफरीदी, लेकिन तब तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा और उससे पहले शायद कुछ और डेवलपमेंट्स हो जाएं। आपसे कल दोबारा मिलेंगे ऐसी खबरों के साथ। तब तक खुर्रम शहजाद को इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यही वो वाहिद तरीका और ज़रिया है जिसके ज़रिए हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और मैं आप तक नई नई खबरें पहुँचाता रहूँगा और आपको नई नई खबरें और तजज़िये सुनने को मिलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।